रूस यूक्रेन जंग की। रूस यूक्रेन जंग में अब बहुत बड़ा हवाई युद्ध शुरू होने जा रहा है। रूस में ऐलान किया गया है जो भी रूसी सैनिक यूक्रेन के F-16 फाइटर जेट को तबाह करेगा उसे करोड़पति बना दिया जाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन को कुल 85 फाइटर जेट मिलने जा रहे हैं जिन्हें मारने के लिए पुतिन ने सुपारी देना शुरू कर दी है। पूरा चुन कर मारो F-16, करोड़पति बना देंगे पुतिन। लगभग 900 दिन की जंग के बाद अब लगभग ये साफ हो चुका है कि रूस यूक्रेन जंग में अब वही असली विजेता साबित होगा जो हवाई युद्ध में बाजी मारेगा। अभी तक की जंग में पुतिन ने हमेशा कमांडरों को वॉर रूम में साफ आदेश दिए हैं कि किसी भी कीमत पर यूक्रेन की हवाई ताकत को हावी मत होने दो। यूक्रेन ने जितनी बार रूस के अंदर हमले किए हैं उसमें 95% से ज्यादा हमले यूक्रेन ने अमेरिका और नाटो से मिले ड्रोन से किए हैं या फिर नाटो की मिसाइल या हिमार्स जैसे रॉकेट सिस्टम से रूस में तबाही मचाई है। लेकिन अब यूक्रेन को अमेरिका और नाटो से F-16 फाइटर जेट मिलने जा रहे हैं जो रूस में हजारों किलोमीटर अंदर घुसकर हमला करेंगे। रूस के खिलाफ F-16 को सिल्वर बुलेट यानी चांदी की गोली बताया जा रहा है जो यूक्रेन को जंग में भारी बढ़त दिला सकता है। इस वक्त F-16 जेट से रूस पर हमले की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। इसीलिए रूसी सेना को ऑफर दिया गया है कि जो F-16 और F-16 लड़ाकू विमानों को ध्वस्त करेगा उसे करोड़पति बना दिया जाएगा। जरा देखिए क्या है ऑफर। रूसी सरकारी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक रूस सेना एक F-16 या F-15 फाइटर जेट को हवा में उड़ा देती है तो उसे करोड़पति बना दिया जाएगा। एक F-16 को हवा में तबाह करने पर 15 मिलियन रूबल यानी 1,42,17,593 रुपए इनाम के तौर पर मिलेंगे। ठीक इसी तरह से अगर रूसी सेना नाटो के बेहद एडवांस टैंक जैसे अमेरिका का अब्राहम टैंक, ब्रिटेन का चैलेंजर टैंक या फिर जर्मनी के लेपर्ड टैंक को तबाह करते हैं तो उसे 5 लाख रूबल यानी 47,04,447 रुपए इनाम के तौर पर मिलेंगे। अभी तक यूक्रेन नाटो के टैंक, मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट सिस्टम से रूस पर पलटवार कर रहा है, लेकिन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पिछले 2 सालों से F-16 फाइटर जेट मांग रहे हैं ताकि रूस की हवाई ताकत का मुकाबला किया जा सके। रूस की तरफ से सुखोई और मिग सीरीज के घातक लड़ाकू विमानों यूक्रेन के चीथड़े उड़ा रखे हैं। रूस की फाइटर जेट का मुकाबला यूक्रेन नहीं कर पा रहा है। इसीलिए वॉशिंगटन डीसी में हुई नाटो की मीटिंग में तय हुआ है कि यूक्रेन को F-16 की जबरदस्त ताकत से लैस किया जाएगा। खबर है कि कई F-16 यूक्रेन पहुंच चुके हैं और यूक्रेन के पायलट अब रूस पर F-16 से हमला करने को तैयार हैं। हम आपको बता देते हैं कि यूक्रेन को कहां-कहां से कितने F-16 मिल चुके हैं या फिर मिलने जा रहे हैं। इस समय यूक्रेन को डच और डेनिश सरकार मिलकर F-16 फाइटर जेट्स दे रहे हैं। कुछ F-16 के यूक्रेन पहुंचने का दावा भी किया जा रहा है। दावा यह भी है कि यूक्रेन को बहुत जल्द इन फाइटर जेट्स की पहली खेप आधिकारिक तौर पर मिल जाएगी। ट्रांसफर प्रोसेस तेजी से पूरा किया जा रहा है। यूरोपीय देशों ने मिलकर यूक्रेन को 85 F-16 फाइटर जेट देने को कहा है ताकि यूक्रेन की ताकत बढ़ सके।
इसके अलावा नॉर्वे और बेल्जियम भी 50 से ज्यादा F-16 फाइटर जेट यूक्रेन को देने को तैयार है। ये 50 F-16 जेट्स 2028 तक यूक्रेन को मिलेंगे। वहीं नॉर्वे अपनी तरफ से 22 फाइटर जेट भेजने वाला है। Продовжуємо роботу в Вашингтоні. Буде, зокрема, вже дуже скоро рішення по F-16. Збільшуємо кількість літаків, доступних Україні. Вчора для України ми отримали рішення про ще 5 Петріотів, десятки інших систем ППО. Сьогодні рішення по літаках. हम आपको ये भी बताएंगे कि पुतिन के रूस ने यूक्रेन के F-16 को तबाह करने का क्या प्लान बनाया है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि रूस के खिलाफ नाटो के कौन-कौन से देश सबसे ज्यादा एक्टिव होकर यूक्रेन की जबरदस्त मदद कर रहे हैं। रूस के जानी दुश्मन 4 नाटो देश। वैसे तो नाटो में 32 देश हैं, लेकिन नाटो में शामिल 4 देश मुख्य रूप से रूस को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। नाटो के ये 4 देश हैं अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन। अमेरिका ने रूस के खिलाफ मुख्य रूप से F-16 और हिमार्स रॉकेट को हवाई हमले के लिए उतारा है। F-16 से यूक्रेन बहुत जल्द रूस के अंदर हमला करने जा रहा है, जबकि ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को उतारा है, जो यूक्रेन के जरिए रूस पर बड़ा हमला कर रही है। स्टॉर्म शैडो मिसाइलों ने रूस में भारी तबाही मचाई हुई है। वहीं जर्मनी की जमीन से रूस पर अमेरिकी टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों से हमले हो रहे हैं, जिसकी वजह से रूस में भारी तबाही मची है। जबकि फ्रांस की तरफ से स्वचालित हॉवित्जर तोपें सीजर को रूस के खिलाफ उतारा गया है, जो रूस के अग्रिम सैन्य ठिकानों को तबाह करने में जुटे हैं। Мы это обязательно сделаем, мы добьемся этого, сомнений нет никаких. Вижу и такие вещи, на которые нельзя не обращать внимания, связанные с тоже безопасностью. Это прежде всего, конечно, безопасность атомной электростанции Запорожской. То, что противник наносит удары, теперь же прямо по станции, это, конечно, требует особого внимания с нашей стороны. И, к сожалению, не привлекает внимания со стороны как бы тех людей и тех сил, которые киевский режим поддерживает сегодня. मार गिराओ F-16, इनाम पाओ 1,43,00,000 रुपए। रूस की वायुसेना के सामने यूक्रेन सेना बेबस है। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम को रूसी सेना ने तेजी से तबाह किया है, लेकिन F-16 को लेकर पूरे रूस में खौफ है। यही वजह है कि रूस F-16 को खास तौर से तबाह करने में जुट गया है। जरा देखिए F-16 पर करोड़ों रुपए का इनाम रूस में किसने घोषित किया है। तास के अनुसार 16 जुलाई को रशियन कंपनी फोर्स ने कहा कि वो किसी भी रूसी फाइटर को 15 मिलियन रूबल यानी 1,43,00,000 रुपए का इनाम देंगे अगर वो F-16 फाइटर जेट को मार गिराता है। तेल ड्रिलिंग इक्विपमेंट में विशेषज्ञता रखने वाली कंपनी के टॉप अधिकारी इलिया पोटानिन ने ये ऑफर दिया है। रशियन कंपनी फोर्स ने पहले F-16 लड़ाकू जेट को मार गिराने के लिए इनाम देने की बात स्वीकार की है। ये ऐलान एक समारोह के दौरान किया गया, जहां सेंटर ग्रुप के सैनिकों को पश्चिमी टैंकों के विनाश के लिए प्रमाण पत्र और भुगतान दिए गए हैं। इलिया पोटानिन ने कहा कि F-16 लड़ाकू विमानों को नष्ट करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। Росіяни щодня б'ють по всім литовищам, по місцях потенційного базування F-16. Безпосередньо по литовищах, для того, щоб їх пошкодити, по льотній інфраструктурі. Ці удари, вони не припиняються. कीमत पर रूस को हराने में जुटे हैं। हम आपको बता दें कि जुलाई 2024 में अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में नाटो शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें नाटो की 75वीं वर्षगांठ मनाने के दौरान नाटो ने ऐलान किया था कि हम यूक्रेन को जंग हारने नहीं देंगे और रूस को जंग में हरा देंगे। जरा देखिए रूस के खिलाफ किन हथियारों के दम पर नाटो ऐसे दावे कर रहा है। अमेरिका यूक्रेन को कई F-16 फाइटर जेट देने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के F-16 रूस के बेहद अंदर घुसकर हमला करने वाले हैं। अमेरिका ने यूक्रेन के पायलट को F-16 की ट्रेनिंग दी है। इसके अलावा अमेरिका अपनी टॉम हॉक मिसाइलें भी रूस के खिलाफ उतार चुका है। हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका रूस पर हमला करने के लिए जर्मनी की जमीन का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके तहत जर्मनी में टॉम हॉक मिसाइल की तैनाती कर दी गई है। टॉम हॉक क्रूज मिसाइल 1250 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मनों को भेदने की काबिलियत रखती है।
टॉम हॉक मिसाइल अपने लक्ष्य तक सीधे नहीं जाती। इसी कारण टॉम हॉक को किसी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जरिए बीच रास्ते में गिराया नहीं जा सकता और इसे रूस के खिलाफ ब्रह्मास्त्र बताया जा रहा है। वहीं ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीयर स्टॉमर ने रूस पर सीधा हमला करने के लिए कहा है। कीयर स्टॉमर ने अपनी स्टॉर्म शैडो को बेमिसाल मिसाइल बताया है। ब्रिटेन का दावा है कि यूक्रेन ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस में 550 किलोमीटर तक हमला करे। स्टॉर्म शैडो मिसाइल में जीपीएस, इनसीरियल नेविगेशन, इंफ्रारेड और टेरप्रोम मार्गदर्शन प्रणालियां लगी हुई हैं। ये लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है जिसे हवा से जमीन पर दागा जा सकता है। स्टॉर्म शैडो मिसाइल के जरिए रूस के रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। 2023 में ही यूक्रेन स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमले रूस पर कर रहा है, जबकि फ्रांस ने यूक्रेन को अपनी सीजर तोप दी है जो रूस के अंदर 42 किलोमीटर तक हमले कर रही है। फ्रांस की सीजर स्वचालित हॉवित्जर तोपें हैं जिससे रूस को भारी नुकसान हो रहा है। President Biden for his leadership and all the efforts to make our security cooperation full of strong actions. There are 23 strong agreements, and there will be agreements with other countries. And we have a historically significant security agreement with the United States. All of these helped us obtain the necessary air defense systems thanks to America and to all the partners, to all the leaders and your societies, your people, of course. ये हालात साफ साबित करते हैं कि रूस नाटो के हथियारों को क्यों तेजी से तबाह करना चाहता है। इस वक्त रूस के खिलाफ F-16 ही सबसे बड़ा खतरा है। रूस के खिलाफ सीधी जंग में सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि नाटो के 4 देश पूरी ताकत से रूस को तबाह करने में जुटे हैं। अब देखना होगा कि रूस नाटो के फाइटर जेट्स के हमलों का कैसे मुकाबला करता है। आरक्षण की आग में जल रहा है बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश में इस वक्त भयंकर खून खराबा हो रहा है। छात्र और प्रदर्शनकारी आरक्षण खत्म करने की मांग कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 2 टूक कह दिया है कि आरक्षण खत्म नहीं होगा। पिछले 5 दिनों से पूरा बांग्लादेश ठप पड़ चुका है। भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी करते हुए चेतावनी दी है कि भारतीय नागरिक बांग्लादेश जाने से बचें। ये आज का बांग्लादेश है जहां भयंकर बवाल मचा हुआ है। पहली तस्वीर में आरक्षण के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, जबकि दूसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री शेख हसीना का वो अरबपति नौकर है जो हेलीकॉप्टर से घूमता है। पीएम शेख हसीना का नौकर जहांगीर आलम अरबों रुपए प्रधानमंत्री शेख हसीना की आड़ में कमा चुका है। हम आपको इन 2 तस्वीरों के जरिए दिखाने जा रहे हैं कि कैसे एक तरफ बांग्लादेश में आरक्षण की आग लगी हुई है और वहां दूसरी तरफ बांग्लादेश की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। एक तरफ आरक्षण की आग, दूसरी तरफ पीएम का अरबपति नौकर बांग्लादेश में कोहराम मचाए हुए है। पूरी खबर और उसके पीछे का सच क्या है, हम आपको एक एक करके इन दोनों खबरों को दिखा रहे हैं। आरक्षण की आग, जल रहा बांग्लादेश। बांग्लादेश में पिछले 5 दिनों से आरक्षण खत्म करने को लेकर जमकर विरोध हो रहे हैं, जो अब बेहद हिंसक हो चुके हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इसको रोकने के लिए सड़कों पर सेना को तैनात कर दिया है। आरक्षण का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारी और छात्रों की पुलिस से खूनी झड़पें हो रही हैं। पुलिस के साथ हिंसक झड़प में 6 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 400 से ज्यादा प्रदर्शनकारी बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। সাধারণ শিক্ষার্থীকে গায়ে কেন এটা মারা হবে, কেন টিয়ারশেল মারা হবে, কেন ইটপ্যাক্টাল মারা হবে? ছাত্রলীগের পোলাপানদের পুলিশ উস্কানি দিয়ে বলতেছে তোমরা আগাও, তোমরা সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর হামলা করো। কেন পুলিশ কেন বলবে? পুলিশ ওই সাধারণ জনগণের বন্ধু, পুলিশ ছাত্রদের বন্ধু, কিন্তু আজকে কেন পুলিশ আমাদের বিপক্ষে?
আমরা এর সুষ্ঠু বিচার চাই। আমরা কোটা যৌক্তিক সংস্কার চাইছিলাম, আমরা আর কিছু চাই নাই। আমি টাকা বাসির পড়ালেখা করতেছি, পড়ালেখা করার পর 6 বছর পর যদি আমার কোনো জব না হয়, এই যে আমার পরিবারের ভোগান্তি, আমার ভোগান্তি সরকার নিবে? এটা কি দেশ নিবে? बांग्लादेश में आरक्षण खत्म करने को लेकर इतनी हिंसक प्रदर्शन क्यों हो रहा है, जरा इसे भी जान लीजिए। आरक्षण खत्म करने को लेकर जो प्रदर्शन छात्र कर रहे हैं वो ऐसी मांग कर रहे हैं जिसे प्रधानमंत्री शेख हसीना जरा भी मानने को तैयार नहीं है। बांग्लादेश में पाकिस्तान के खिलाफ 1971 की जंग लड़ने वाले लोगों को वॉर हीरो कहा जाता है। बांग्लादेश में 30% नौकरियां इन वॉर हीरो के बच्चों के लिए रिजर्व है। इसी रिजर्वेशन के खिलाफ छात्रों का गुस्सा भड़का हुआ है। छात्रों की मांग है कि मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जानी चाहिए। किसी के पूर्वज वॉर हीरो थे, इसका मतलब ये नहीं कि उनके बच्चों को भी इसका लाभ मिले। সরকার এটা বলতে পারে যে রাজনৈতিকীকরণ করা হচ্ছে, যেখানে প্রথম থেকেই আমরা বলছি যে আমরা সাধারণ শিক্ষার্থী, আমরা চাচ্ছি যে একটা দেশে কিভাবে, এটা তো একটা ন্যূনতম কমন সেন্সের ব্যাপার যে একটা দেশের 100%-এর মধ্যে 56% কখনো কোটা থাকতে পারে না, কখনো থাকতে পারে না। কোনো সুস্থ একটা দেশে, সুস্থ সমাজ ব্যবস্থায় কখনো 56% কোটা এটা মেনে নেয়। बांग्लादेश में बवा 8 राज्यों में बंद का ऐलान। इस बीच छात्रों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प लगातार हो रही है। इस झड़प में एक बच्चे समेत 6 लोगों को गोली लगी है। छात्रों ने सुरक्षा बलों की कार्रवाई का जवाब देने के लिए देशव्यापी बंद का आह्वान किया है। छात्र नेताओं ने कहा है कि हॉस्पिटल और आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी चीजें बंद रहेंगी। इस दौरान सिर्फ एम्बुलेंस सर्विस को ही सड़कों पर निकलने की छूट रहेगी। आंदोलन के एक प्रमुख आसिफ महमूद ने कहा कि अस्पताल और इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी चीजें बंद रहेंगी। अब जरा प्रदर्शन करने वाले छात्रों की मांगे भी जान लीजिए। आरक्षण 56% से घटाकर इसे 10% किया जाए। अगर कोई आरक्षित सीटों से योग्य उम्मीदवार नहीं मिलता तो भर्ती मेरिट लिस्ट से की जाए। सभी के लिए एक समान परीक्षा हो, सभी उम्मीदवारों के लिए उम्र समान हो। कोई भी उम्मीदवार एक बार से ज्यादा बार आरक्षण का इस्तेमाल न करे। যে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে যে শিক্ষার্থীদের দাবিটা অবশ্যই যৌক্তিক, সেটার পক্ষে আমরা সবাই ছিলাম, কিন্তু তাদের এই আবেগকে কেউ কেউ তাদের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। যাতে তারা তাদের আবেগকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে না দেয় সে ব্যাপারে তারা যাতে সতর্ক থাকে। এবং একই সাথে আমরা ছাত্রলীগ আমরা সবসময় শিক্ষার্থীদের পক্ষে ছিলাম, এখনো শিক্ষার্থীদের পক্ষে আছি। वहीं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हिंसा में लोगों के मारे जाने पर गहरा खेद जताया और कहा कि इस मामले में एक न्यायिक जांच समिति गठित की जाएगी। असल में 1971 के मुक्ति युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों के बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लोग विरोध कर रहे हैं। इससे एक हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण पर रोक लगा दी थी, लेकिन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू नहीं होने दिया। हसीना सरकार का कहना है कि ये फैसला उनके हाथों में है। वहीं पीएम शेख हसीना ने कहा कि इन छात्रों को भड़काया गया है, इसके लिए उन्होंने कुछ स्वार्थी तत्वों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने छात्रों से भी अपील की है कि वो उपद्रवियों को स्थिति का फायदा न उठाने दें। जनवरी 2024 में हुए आम चुनावों के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहा है। इन प्रदर्शनों में 1971 में बांग्लादेश को आजादी दिलाने वाले लोगों के बच्चे भी शामिल हैं। लोगों का कहना है कि हसीना सरकार ने उन लोगों को आरक्षण दिया है जिनकी आमदनी ज्यादा है। ये लोग वो लोग हैं जिन्हें हसीना का वोटर्स भी माना जाता है। सरकार का कहना है कि विकलांग लोगों और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को नौकरी में 30% आरक्षण दिया गया था। अब आप ये भी जान लीजिए कि जिस आरक्षण को खत्म करने को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, वो आरक्षण बांग्लादेश में किससे और कितना फायदा पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 2018 में नए आरक्षण नियम लागू किए थे। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को नौकरी में 30%, पिछड़े जिलों के लिए 10%, महिलाओं के लिए 10%, अल्पसंख्यकों के लिए 5% और 1% विकलांगों को दिया गया है। इस लिहाज से सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण है। इसी के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। अरबपति नौकर, कटघरे में पीएम शेख हसीना। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पीएम शेख हसीना के घर में काम करने वाला नौकर जहांगीर आलम अरबपति बन गया है और अब अमेरिका भाग गया है। इस खबर ने पूरे बांग्लादेश में कोहराम मचा दिया है कि आखिर कैसे पीएम को पानी पिलाने वाला नौकर अरबों रुपए कमा रहा था और पीएम शेख हसीना के अधिकारियों और ऑफिस को भनक तक नहीं लगी। जरा देखिए, मेहमानों को पानी पिलाने वाला नौकर जहांगीर आलम कितने रुपए कमा चुका है।
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के नौकर के पास 284 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उसके पास एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर है और कहीं आने जाने के लिए वो इसी का इस्तेमाल करता है। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक इस नौकर का नाम जहांगीर आलम है और वो पीएम हसीना के घर पर मेहमानों को पानी पिलाने का काम करता था। जहांगीर ने पीएम शेख हसीना के ऑफिस और घर में काम करने का जिक्र करते हुए कई लोगों से रिश्वत ली थी। वो लोगों से उनका काम करवाने का झांसा देकर पैसे वसूलता था। मामला सामने आने के बाद पीएम हसीना ने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। वहीं बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जहांगीर पहले ही अमेरिका भाग चुका है। दरअसल बांग्लादेश में पूर्व आर्मी चीफ, पुलिस अधिकारी, टैक्स अधिकारी और कई सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार से जुड़े मामले सामने आए हैं। इसी लिस्ट में प्रधानमंत्री के नौकर का भी नाम है। पीएम शेख हसीना ने नौकर पर बयान दिया है। मेरे घर पर काम करने वाला एक व्यक्ति आज करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। उसने इतने पैसे कहां से कमा लिए? एक आम बांग्लादेशी को इतनी संपत्ति इकट्ठा करने में 13,000 साल लग सकते हैं। सरकार इन मामलों की गंभीरता से जांच कर रही है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 17 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति आय 2.11 लाख रुपए है। वहीं शेख हसीना के नौकर के भ्रष्टाचार में लिप्त होने की बात सामने आने के बाद विपक्ष सरकार को घेर रहा है। बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी का आरोप है कि जब हसीना के नौकर के पास इतने रुपए हैं तो उसके मालिक के पास कितना होगा, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। कुल मिलाकर इस वक्त बांग्लादेश में आरक्षण खत्म करने को लेकर जहां भयंकर खूनी कोहराम मचा हुआ है, वहीं पीएम के अरबपति नौकर के भ्रष्टाचार ने पूरे बांग्लादेश में बवाल मचा दिया।